पर्शियन लैंग्वेज के बारे में हम देख रहे थे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बस हाईलाइट किए हैं वो देख लेते हैं। कि पर्शियन का हम ये देख रहे थे कि पर्शियन कैसे इमर्ज होके मुगल कोर्ट की लैंग्वेज बनी, डिस्पाइट बीइंग की उनकी लैंग्वेज इनिशियली टर्किश थी, लेकिन इवेंचुअली जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है, जो उनकी ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं, बुक्स हैं, क्रोनिकल्स हैं, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्शियन में लिखे गए हैं। तो फिर हमने ये देखा कि भाई नोबिलिटी की लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी, और ईरान के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट थे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उसके चलते भी अपना पर्शियन को बूस्ट मिला था। और जो उस एरिया से, सेंट्रल एशिया से और पर्शिया वाले एरिया से माइग्रेंट्स भी इंडिया में आके बसे थे, तो उसके चलते अपना जो पर्शियन है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी, और एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी यही थी। फिर हम देखते हैं कि अकबरनामा है, अकबरनामा को अपना पर्शियन में लिखा गया था, और जो तुजुक के बाबरी थी वो टर्किश में थी। बाद में वो अपना बाबरनामा में जब हो गया था, अब्दुल रहीम खान ने पर्शियन ट्रांसलेशन कर दिया था उसका। कोई इस बुक का क्या बोलते हैं, जो अपना बाबरनामा है, इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। कोई मेरे को बताएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? मैडम बेवरिज। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। तो ये इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो अब हम अगले जो है वो देखते हैं कि जो संस्कृत के जो हमारे टेक्स्ट थे ना, वो भी इस टाइम पे पर्शियन में ट्रांसलेट हुए थे। और जो महाभारत थी उसका जो पर्शियन वर्जन था उसका नाम था रजमनामा। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो मुगल क्रॉनिकल्स थे, जो मुगल मनुस्क्रिप्ट थी, वो हैंड रिटन होती थी। और जहां ये मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो वर्क होता, जो जहां मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो जगह होती थी किताब खाना। ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, इबादत खाना, किताब खाना, और इसी तरीके से मतलब हमें पता लग जाएगा कि कुछ जैसे किताब है तो बुक, और खाना मतलब कोई उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा। तो ठीक है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि कैलीग्राफी थी, कैलीग्राफी भी मुगल के टाइम पे काफी जो थी पॉपुलर हुई थी। और जैसे अकबर था, अकबर के रूल के टाइम पे जो कैलीग्राफी की फॉर्म है नस्तलिक, ठीक है, ये नस्तलिक काफी उसमें थी, पॉपुलर थी। और नस्तलिक में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको फ्लूइडिक नेचर में लिखा जाता है, कैसे लंबे लंबे फैला के, और जैसा वाटरी सी अपीयरेंस उनकी होगी। और इस फॉर्म का नाम है, राइटिंग किस फॉर्म का, कैलीग्राफी किस फॉर्म का, नस्तलिक। ये वर्ड किया जा सकता है फॉर्म ऑफ राइटिंग, मैच द फॉलोइंग में पूछ ले या फिर जनरली पूछ लिया जाए, तो कैलीग्राफी की एक फॉर्म है नस्तलिक। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो मुगल क्रॉनिकल्स है दो, उनमें एक अपना पहले भी हमने पढ़ा अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने जब अकबर के टाइम पे हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो अबू फजल है ना, अबू फजल ने अपना जो अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा के 3 पार्ट थे, और उनमें से जो थर्ड पार्ट था वो था आईने अकबरी। और जो पहले 2 पार्ट है वो क्रॉनिकल्स है, जिसमें जो अपना इसकी मुगल हिस्ट्री, और उसके अलावा जो क्या बोलते हैं क्रोनिक, इनके जो किंग्स आए थे उनके बारे में था। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, फर्स्ट जो ह्यूमन बोलते हैं एडम उसके टाइम से लेके, और जो अकबर के रूल के जब 30 साल कंप्लीट होते हैं उस तक का है वॉल्यूम 1। ठीक है। और जो सेकंड है उसके जो नेक्स्ट 15 ईयर के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें अपना है सेकंड वॉल्यूम में वो चीजें कवर हैं। और जो थर्ड वॉल्यूम है वो है अपना इसका आईन अकबरी, जिसमें अकबर के टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर रखे हैं। और उसके बाद क्या था कि सेकंड वॉल्यूम के बाद जो अबुल फजल है, उनको जो प्रिंस सलीम थे, जो कि बाद में किंग जहांगीर बनते हैं, उन्होंने अबू फजल का मर्डर करवा दिया था। और ये मर्डर किया था बीर सिंह बुंदेला ने, जो अपना मालवा रीजन में, अपना बुंदेलखंड रीजन में थे। तो अबू फजल को प्रिंस सलीम ने मरवाया था बीर सिंह बुंदेला के हाथों। फिर जो इनके जो स्टूडेंट होते हैं अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, जिनकी एक इंपॉर्टेंट बुक भी है बादशाहनामा, उसने, ठीक, जो है बादशाहनामा लिखी थी,
और ये जो पादशाहनामा थी, ये अकबरनामा का ही जैसे सिमिलर जिस फॉर्म में लिखी गई थी, वो थी पादशाहनामा, जिसके राइटर थे अब्दुल हामिद लाहौरी। और ये अपना 17 में, या जो मतलब उस टाइम पे जो एचएस था, मेरे हिसाब में 16 या 17 में था, तो उसमें अब्दुल हामिद लाहौरी की जो है डायरेक्ट एसएमएस द फॉलोइंग में आ रखी थी कि ये बुक किसने लिख रखी है। फिर है जो अबू फजल है ना, जो इनके क्रॉनिकल लिख रहे थे, वो ऐसे बोलते थे कि जो हायरकी ना, जिसमें गॉड जो डिवाइन लाइट आती है, उस हायरकी में मुगल किंग सबसे ऊपर आते थे। और जो डिवाइन लाइट जो गॉड से आती थी, उसको ये बोलते थे फर ए इजादी। ठीक है। तो अबू फजल हैं, वो अपने शाहिबुद्दीन सुहरावर्दी हैं, उनसे ये इन्फ्लुएंस थे। और ये जो डिवाइन लाइट का जो आइडिया था, ये इधर सुहरावर्दियों में से भी ट्रेस किया जाता है। ठीक है। और हम देखते हैं मुगल क्रॉनिकल्स के टाइम पे, तो जैसे कुछ हिंदू क्रॉनिकल्स हैं, कुछ जैन क्रॉनिकल, जोरास्ट्रियन क्रॉनिकल है, मुस्लिम क्रॉनिकल्स हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो इनमें सेंट्रल आइडिया था अकबर के टाइम पे भी जो इमर्ज होकर आया था, तो जो पीस एंड स्टेबिलिटी है, कि पीस स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो एम्पर को जो अपना ये रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं, या जो रिलीजियस डिविजन्स हैं, इतने जो ग्रुप्स हैं, उन सबको ये है, अगर पीस और स्टेबिलिटी को ensure करना है, तो किंग को, एम्परर को इन सब चीजों से ऊपर हमेशा स्टे करना है। ठीक है। तभी जो एम्पायर में जस्टिस प्रिवेल करेगी। जब और वो मतलब एम्परर है। क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। तो जो ये क्रॉनिकल्स हैं, इनसे हमें एक आइडिया और भी मिलता है कि एम्परर को अगर अपने एरिया में जस्टिस और पीस को प्रिवेल करवाना है ना, तो जो रिलीजियस जो फॉल्ट लाइन्स है, जो रिलीजियस डिविजन्स हैं, उनसे बियॉन्ड स्टे करना पड़ेगा, ताकि उन चीजों का इन्फ्लुएंस उसके डिसीजन मेकिंग में या उसके किसी भी एक्ट पे ना आए। तभी सेटिस्फेक्शन रहेगी अपना प्रजा में भी, और जो पीस और जस्टिस वो एंश्योर होगा। ठीक है। और इसी जो सिमिलर सा आइडिया था, अबू फजल इसी आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, आइडिया ऑफ सुलह, जिसको हम एब्सोल्यूट पीस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो सुलह कुल का आइडिया था, जो स्टेट पॉलिसीज थी, उसमें इंप्लीमेंट किया गया था, और जिसके हमें जो क्योंकि हम देखते हैं ना कि मुगल के टाइम पे जो कंपोजिट जैसे नोबिलिटी है, तुरानीज हैं, ईरानीज हैं, अफगान हैं, राजपूत हैं, डेक्कनीज हैं। ठीक है। तो उनको जो पोजीशन दी गई थी, उनकी सर्विस और उनकी जो किंग के लिए लॉयल्टी थी, उसके चलते दी गई थी, ना कि मतलब उसमें कुछ ऐसा जो अपना रिलीजन का जो पर्पज है, वो इतना ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस उस चीज को नहीं दी गई थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अकबर के टाइम पे ही जो अपना पिलग्रिमेज टैक्स है, 1563 में ये एबोलिश करते हैं, और 1564 में अपना ये क्या है अपना जिजिया, इसको भी एबोलिश करते हैं। दोनों सिंबल थे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। 1562 में जब इनकी शादी होती है, तो उसके नेक्स्ट ईयर ये पिलग्रिमेज टैक्स है, उसको हटाते हैं, और फिर उसके बाद अपना जो जिजिया उसको हटाते हैं। और फिर ये है एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जिसका हमने 1784 में जो बनी थी अपना, जिसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स। उन्होंने भी जो ये मुगल क्रॉनिकल्स हैं, इनको एडिट किया है। इनके लिए इनका प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन का काम है। तो वो जो इंग्लिश में था, या फिर जो और जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस थी, उनमें किया था सर विलियम जोन्स ने। और वो जो सोसाइटी जिस पे काम कर रही थी, वो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मुगल रूल का, वो है मुगल में पेंटिंग्स। ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट्स जो होती थी, उनमें अपना कई जगह जैसे टेक्स्ट लिखा होता था, और कई जगह इमेजेस का यूज किया गया था। तो जो ये विजुअल फॉर्म ऑफ वो था डिपिक्शन मुगल क्रॉनिकल्स में, वो मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग थी, जिनका इन्होंने यूज किया था। ठीक है। उससे जो बुक जो मनुस्क्रिप्ट थी, उसकी अपीयरेंस भी बढ़ गई थी, और उसका जो विजुअल एक्सप्रेशन था, वो भी इंक्रीज हो गया था। और यूजुअली क्या करते थे, जहां कोई पिक्चर या मिनिएचर पेंटिंग को इंसर्ट करते थे,
तो उसके आसपास के जो ये जो स्पेस है, जो पेजेस हैं, उनको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, ताकि जो कुछ अपना नरेशन का जो वर्क है, ट्रांसलेशन का जो वर्क है, उसको वहां पे फिल किया जा सके, कैलीग्राफी का यूज उसके। तो जो अपना मुगल इंस्क्रिप्शन में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, वो अपना मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है। तो उसके अलावा जो किंगडम, जो अपने जो किंग होते थे, एम्परर होते थे, उनकी जो स्पेशल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने का भी एक मैकेनिज्म था मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें क्या करते थे पेंटर्स, ऐसे किंग के अराउंड ना हेलो बना देते थे कि लाइट सी दिखती थी किंग के सिर के पीछे, तो ऐसे लगता था कि डिवाइन ग्रेस है, या फिर भाई इनके पास कुछ ऐसे जो स्पेशल पावर्स हैं। तो वो सब चीजों को भी दिखाने के लिए अपना जो ये है मिनिएचर पेंटिंग का यूज हुआ है। ठीक है। मैं इस अपना जो पेंटिंग्स को अबू फजल बोलते हैं, मैजिकल आर्ट है। जैसे ये फोटो हम देख रहे हैं ना, तो इस फोटो की जैसे जो हिस्टोरियन है वो कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस जो ये है, इसको बोलते हैं कि जहांगीर है वो पॉवर्टी को किल कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं उस पे। ये जो अपना जो डार्कनेस में जो दिखा रखा है, उसको पॉवर्टी सिंबलाइज कर रहे हैं। और ये देखो जहांगीर के सिर के पीछे अपना एक डिवाइन हेलो भी दिख रहा है। और इधर ये अपना देखो कि जो इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस का जो आइडिया था, जंजीर अदल जिसको अपना बोला था, तो उसका भी अपना ये है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं पेंटिंग्स में ही कि जो ये पेंटिंग का जो आइडिया था ना, जो मुगल अपना एम्परर के टाइम पे जब पीक पे था, तो इनमें भी जो उलेमाज थे ना, उलेमाज इस चीज को लेके ज्यादा मतलब कोर्डियल, या मतलब ये नहीं थे कि इस चीज को यूज करो, क्योंकि इस्लाम में वो था कि जो आप ह्यूमन डिपिक्शन कर रहे हो और जो कोर्ट के ये सीन्स और ये सब दिखा रहे हो, उलेमाज इस चीज के अगेंस्ट थे। और जो यही जो पेंटिंग थी ना, इसके चलते जो उलेमाज हैं और जो एम्परर हैं, उनके बीच में टेंशन बनी रहती थी। तो वो बोलते थे कुरान और हादीस में अपना पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो अलाउड नहीं है। उलेमा जी इस आर्गुमेंट को पुट फॉरवर्ड करते थे। तो जो भी ग्रुप जो ऐसे आर्गुमेंट करते थे, वो जैसे लॉज हैं, जो शरीयत के लॉ हैं, वो जो चेंज हो रहे होते हैं, इवोल्व हो रखे होते हैं। और उसके अलावा जो मुस्लिम इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, वो जब चेंज इवोल्व हो रखे होते हैं, तो इवेंचुअली जो भी ग्रुप होता है अपने आइडिया को पुट फॉरवर्ड करने के लिए उस ट्रेडिशन को उस हिसाब से इंटरप्रेट करवा देते थे। ठीक है। कि जो उस टाइम पे पॉलिटिकली जो उनके लिए बेस्ट शूट होता था, उसी को यूज किया जाता था फिर। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने पेंटर्स हैं, जैसे मीर सैयद अली हैं और अब्दुल समद हैं। ये अपना एम्परर हुमायूं के टाइम पे दिल्ली में रहते थे। तो जो इंपॉर्टेंट हुमायूं के टाइम पे पेंटर है, उनके नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। ठीक है। फिर अपना जो ये है पेंटिंग के ही जो थे, इसके अपने चलते जो महाभारत और रामायण है, इनका जो मिनिएचर जो फॉर्म है, वो भी प्रोड्यूस किया गया था मुगल रूल के टाइम पे। और जो अदर जो इंडियन फेबल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो अपना मिथ्स हैं, वो सारे अपने मिनिएचर की फॉर्म में हुए थे। और वो जो आर्ट स्टूडियो था, उसको एस्टेब्लिश करवाया था मुगल एम्परर अकबर ने। और जो पेंटिंग्स थी, उसमें जो सीन्स होते थे, जो यू अपना जो मेन जो सेंट्रल जो आइडियाज होते थे, वो अकबरनामा बुक से भी लिए जाते थे। और इनमें से एक इम्पोर्टेंट जो वर्क है, वो है हमजानामा। ये भी क्वेश्चन जो हमजानामा है, ये भी एचएस में पूछा हुआ है। हमजानामा में अपना ये क्या बोलते हैं, 1200 पेंटिंग्स थी। अकबर के टाइम पे जो इंपीरियल कारखाना है, उनको अपना पेंटिंग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया था मुगल पेंटिंग्स में।
ठीक है। और अकबर के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट जो पेंटर्स हैं उनके नाम है मीर सैयद अली, अब्दुल समद, और अपना क्या बोलते हैं फारूक बेग, बुसारू खुली, मिस्किना, बासवान एंड दसवन। ठीक है। तो जो रजमनामा है उसमें जो है वो दसवंत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेंटर थे। सर ये एचसीएस 2021 में आया था क्वेश्चन, ये मीर सैयद अली हाँ अब्दुल समाद। हाँ 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 ये बिल्कुल। सुसाइड इसमें, ये कह रखा है सुसाइड किया इसने शायद, इस तरह का। वो तो दसवान वाली स्टोरी थी, दसवान ने सुसाइड किया था। और हाँ सर। उसके अलावा भी जो पेपर कैंसिल हुआ था ना, उसमें हमजाना मेरे को पूछ रखा था, उसमें ये अपना जो दोनों ऑप्शन है बासवान दसवंत मीर सैयद अली और एक और कोई ऑप्शन था वो दे रखा था। तो वो जो कैंसिल हुआ था ना पेपर पहले अभी 2 एचएस पहले, तो उसमें भी हमजाना से रिलेटेड था। और ये जो पिछला था सर उसमें तो था ही। ये सही स्टेटमेंट थी या रॉन्ग स्टेटमेंट? तो ये सही सही स्टेटमेंट होती है। और जनरली जो इस तरह की स्टेटमेंट होती है ना, तो आप ये देखो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी, कि क्वेश्चन बनाने वाले ने भी कहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि भाई दासवान ने सुसाइड की थी। आउट ऑफ द उसको तो नहीं लिखेंगे। और जनरली इस तरीके से जो रैंडम स्टेटमेंट्स जो होती है ना, जिनको एकदम कोई आइडिया ही नहीं होता कि भाई ये एकदम कहाँ आ गई, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक निकलती हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला भी है ना, उसको भी मतलब उसने कहीं पढ़ा ही होगा, तभी उसने ये चीज डाल ली है ऐसी, कि जो आइडिया में एकदम ऐसे स्ट्राइक करे कि ये कैसे हो सकता है। तो जैसे तो औरंगजेब की आई थी, उन्होंने चिंतामणि कोई मंदिर था, टेम्पल था, उसको तोड़ के मॉस्क बनाई थी। हाँ हाँ हाँ, वो जो अपना था कुवतुल इस्लाम था अपना, उसमें भी जो है एक स्टेटमेंट थी, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेशन का जो क्वेश्चन था उसमें था वो स्टेटमेंट। यस सर। हम्म। ठीक तो है। मतलब हिस्ट्री में मैक्सिमम जो स्टेटमेंट होती है वो मतलब 80 नहीं 90% मैक्सिमम ठीक ही नहीं, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एकदम जो रैंडम आउट ऑफ द नोवेयर आपको जो एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगती है ना कि कुछ ऐसा हुआ है, वो मोस्टली केसेस में ठीक निकलती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये दसवंत वाला जो पिछली बार क्वेश्चन था, वो एकदम ये सोचो ना कि उस जो क्वेश्चन है जिसने बनाया है उसके सामने वो ये क्यों ही लिखेगा, उसके पास उसके अलावा उसको पूछने की बातें हैं। जो दसवन की पेंटिंग है, हमजानामा है, जो रजमनामा है, उसने वो नहीं पूछा हमसे, या कुछ और है वो नहीं पूछा, क्योंकि ये लगता है ना कि बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हो। तो और उसने यही क्यों लिखा कि भाई सुसाइड की थी। है। यस सर। हम्म। तो मतलब मैंने भी जब ये क्वेश्चन किया था, मैं तो यही अंडरस्टैंडिंग करके दोनों स्टेटमेंट को ठीक लगाया था कि हाँ भाई कर सकते हैं, और ये एकदम ऐसा है, तो मेरा तो क्वेश्चन ठीक निकल गया था यार। ठीक है। तो अब हम चले आगे। तो अब हम जो जहांगीर है ना, उनके टाइम के जो पेंटर हैं वो देखते हैं कौन कौन थे। तो वहां थे अबुल हसन, बिशनदास। देखो दोनों मिलते जुलते नाम है। अबुल हसन को आपको कंफ्यूज नहीं होना है अबुल संबाद के साथ, जो कि हुमायूं के टाइम पे हैं। और बिशनदास को कंफ्यूज नहीं करना है बसवान के साथ। ये जो सिमिलर से राइम हो रहे हैं वर्ड, इनको एग्जामिनर कभी भी इंटरचेंज कर सकता है, ताकि फ्लो फ्लो में पता ही ना लगे कि बसवान को हम बिशनदास पढ़ गए, या फिर अब्दुल समाद था उसको हमने अबुल हसन पढ़ लिया। ठीक है, अब्दुल समाद और अबुल हसन। सर ये हिंदू पेंटर ज्यादा जहांगीर के टाइम पे ही थे, ये हिंदू पेंटरों के नाम ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और जो पेंटिंग का जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट भी हुआ ना, वो अपना जहांगीर के टाइम पे हुआ है। जहांगीर खुद में भी एक अकम्प्लिश्ड पेंटर थे, और आर्ट के बड़े पैट्रन थे। तो जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, और जो अपना अगर ये बोला जाए कि गोल्डन एज जो मुगल पेंटिंग है, तो वो मुगल बादशाह जहांगीर के ही टाइम पे है। फिर हम देखते हैं जो अदर जो इंपोर्टेंट पेंटर हैं, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन और उस्ताद मंसूर। जो उस्ताद मंसूर है, ये अपना एनिमल पेंटिंग में फेमस थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है। उसके अलावा हम पेंटिंग में देखते हैं कि एक हेलो दिखाया जाता है, डिवाइन लाइट्स होती हैं जो। ठीक है। उसके अलावा जो अदर जो पेंटिंग में थीम थी, वो थी अपना हंटिंग की, बैटल की, रॉयल कोर्ट्स होते थे, और पोर्ट्रेट पेंटिंग का मैं जैसे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है।
उसके अलावा एनिमल्स की भी पेंटिंग होती थी। ये था अपना मुगल पेंटिंग। अब है मुगल आर्किटेक्चर को हम देखते हैं। तो मुगल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं एक मिक्स है इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मुगल के टाइम पे। और इसमें जो अपना आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गोल्डन फेज है वो शाहजहां का रूल है। लिबरल पर्सपेक्टिव से देखें, जब एम्पायर ने बड़ी प्रोग्रेस की थी और कंसोलिडेट किया था, तो वो बादशाह अकबर का फेज है। पेंटिंग के लिए जो अपना फेज है इंपॉर्टेंट, ये अपना शाहजहां का है, उसका सॉरी जहांगीर का है। और आर्किटेक्चर के लिए जो गोल्डन फेज है वो शाहजहां है। तो इनके फीचर देखते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जो मुगल की जो बिल्डिंग्स होती थी वो व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन की बनी हुई होती थी। उसके अलावा जो चार बाग स्टाइल है, जिसमें अपने एक मेन सेंट्रल, उसमें अपना एक जो मोनूमेंट होगा, जो बिल्डिंग होगी वो होगी, और उसके चारों तरफ फिर भाई चारों ओर गार्डन होंगे, चार बाग स्टाइल बोलते हैं उसको। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। बड़े बड़े कोर्ट यार्ड होते थे मॉस्क में अपना। जैसे हम जामा मस्जिद जाते हैं तो जो मेन जो श्राइन है उसके बाहर कितना बड़ा कोर्ट यार्ड है, ठीक है। फिर जो कैलीग्राफी है उसको यूज किया गया था, जैसे हमने देखा था कि सर हाँ जी। सर जैसे चारबाग स्टाइल मेरे हिसाब से दो रास्ते 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और फिर वो चारों खानों में तालाब टाइप का, शायद वो है। देखो, जैसे मान लो ये अपना, हम चार यहाँ गए ना, बाग होगा अच्छा, तो बाग ही होंगे, बगीचे ही होंगे। देखो हुमायूं टॉम गया होगा ना आप में से कोई, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये सेंट्रल बिल्डिंग है, ये चारों तरफ से क्या होता है, वाटर की लाइन होती है। मुगल आर्किटेक्चर में वाटर का बहुत ज्यादा यूज है। ये डेकोरेशन का पर्पस भी था, और ये बिल्डिंग को कूल भी रखता है। कुछ इस तरीके से देखा हमने, ये मेन सेंट्रल जो हाँ टॉम सर, है यही, हाँ हाँ हाँ, यही वो सर। है। और फिर एक गार्डन यहाँ है, एक गार्डन यहाँ है, यस सर, एक सेम यहाँ, स्टाइल सर। यस सर। और एक एक स्टाइल ऐसे है। तो ये जो स्टाइल जो यूज होता था ना, इसको बोलते थे चार बाग स्टाइल। देखो, एक दो तीन चार, और ये वाटरवेज होते थे जो आप बताते हो। और कहीं कहीं किसी किसी जो अपना है उसमें छोटा सा अपना, ये क्या बोलते हैं अपना, जो वाटर बॉडीज बोल रहे हो, वो भी एक आधे इसमें देखी गई है। क्योंकि कितने बड़े बड़े एरियाज में होते थे ना, ये नहीं है कि यार कोई बस थोड़े से उसमें बना के चला गया। जो अपना ये है, पता नहीं कितने एकड़ में हुमायूं टॉम इतनी बड़ी उस एरिया में बनी हुई है। तो फिर हम देखते हैं कि जो टॉप होता था वहां अपना डेकोरेटिव छतरीज या फिर वो लगा होता था। जाली होती है बहुत ज्यादा, जाली झरोखा, जिसके अंदर से अपना ऐसे झांक के नीचे की तरफ देखते थे एम्पायर। और जो उसके अलावा जो डेकोरेटिव मोटिव होते थे अपना, जिसमें जियोमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन का यूज होता है। देखो ये दिख रहा है ना अपना फ्लोरल डिजाइन, ठीक है। और जो कैलीग्राफी जो यूज होती थी, अपना जो इंस्क्रिप्शन होते थे उसमें अपना अरेबिक भी थी, पर्शियन भी थी, और इनफैक्ट लोकल लैंग्वेज भी यूज हुई है। ताजमहल में भी जब हम देखते हैं ना तो इसी तरीके का है कि उसमें भी सामने से ऐसे वाटर बॉडीज हैं, और इधर वाटर बॉडीज के दोनों साइड गार्डन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो था, अकबर के टाइम पे इंडिजिनस स्टाइल इमर्ज हुआ था। क्योंकि जो फ्यूजन का जो फेज था, जैसे राजपूताना से भी इंस्पिरेशन थी, और जो पर्शियन थे वो भी थी, और इंडिजिनस एलिमेंट थे वो भी था। तो ये फेज था अपना बादशाह अकबर का, जिसमें जो स्टोन सैंड स्टोन का है वो यूज कॉमन हो गया, हर चीज का यूज कॉमन हो गया, और डेकोरेशन का भी अपना कॉमन हो गया, ठीक है। तो आगरा का जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, आगरा फोर्ट अपना ये। और उसके अलावा जो अकबर के जो और फोर्ट होते थे, लाहौर में होते थे, इलाहाबाद में होते थे। फतेहपुर सीकरी भी सैंडस्टोन में बना हुआ है सर, रेड सैंडस्टोन। हाँ जी, बिल्कुल सही। उसमें अपना ये अपना फतेहपुर सीकरी, ये जिस अपना बुलंद दरवाजा है, ठीक है। उसके अलावा जो अपना जो कोई बिल्डिंग है गुजराती और बंगाली स्टाइल में भी बनी हुई है। और जो अपना ये है ना, क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई पैलेस है, वो एक 5 स्टोरी एक बिल्डिंग है, जिसकी जो शेप है ना, वो जो बुद्धिस्ट पैगोडा जो बुद्धिस्ट होते हैं ऐसे, उनके जो अपने आर्किटेक्चर होते हैं उससे भी सिमिलर वो है इसमें बिल्डिंग्स, इसमें फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बुद्धिस्ट विहार की तरह सर। हाँ, आप एक बार मैं बताऊंगा, उसका पंचमहल या कुछ जोधाबाई पैलेस है,
उसका आप एक बार फोटो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 स्टोरी एक बिल्डिंग सी है, और जो बुद्धिस्ट पैगोडाज होते हैं ना, उनमें भी देखना सिमिलर से तरीके से ऐसे स्टोरीज सी दिखेंगी। ठीक है, फिर ये है कि अपना जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर के एक रूल से एसोसिएटेड है, और 176 फीट इसकी हाइट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। गुजरात एक्सपीडिशन के बाद से अपना बादशाह अकबर ने, जब वो गुजरात से आए थे, तब उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है। हाँ देखो, ये आगे लिखा आ गया ना, जो इंपोर्टेंट बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई पैलेस और पंचमहल है। तो जो ये पंचमहल की जो बिल्डिंग है ना, इसको आप देखना कि ये कैसी दिखती है। फिर है जो इंपोर्टेंट है, दीवाने आम, दीवाने खास और शेख सलीम चिश्ती की जो टूम है वो। देखो ये मिल गया 5 स्टोरी इस तरीके से। और जो बुद्धिस्ट वो होते हैं ना, वो भी देखो ऐसे 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 उनकी 5 जैसे टेरेस से नहीं होते बिल्डिंग में। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसे ये शेख सलीम चिश्ती की अपना जो टूम है वो है, जो फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स है उसी में अंदर है ये भी। और ये बिल्डिंग, ये भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हुमायूं टॉम, जो कि प्रोटोटाइप है ताजमहल का। तो हुमायूं टॉम का बताते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन थी, जो इसको बनवाया था हाजी बेगम ने बनवाया था, जो बीगा बेगम इनकी जो अपना बादशाह हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने अपना बनवाया था। 1570 में ये बन के तैयार हुआ था। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे मिराक मिर्जा गयात। ये आर्किटेक्ट हैं अपना हुमायूं टॉम के। फिर हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पे जो अपना जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुए थे वो। तो उसके टाइम पे मार्बल और डेकोरेशन का जो काम था वो ज्यादा अपना प्रीवेलेंट था, और जिसमें अपना प्री जो अपना फ्लोरल डिजाइन और सेमी प्रीशियस जो स्टोन थे उनको वॉल में इनग्रेव्ड करवाते थे। और जो ये मेथड था इसको बोलते थे पिटराड्यूरा। ये इसका ओरिजिन अपना बादशाह जहांगीर है, उनके रूल से ट्रेस किया जाता है। और जैसे इस टाइम पे हमने देखा था इतमतुद्दौला की जो टोम्ब है आगरा में, ये इसको बनवाया था नूरजहां ने। और इसको ऐसे बोला जाता है कि ये जो इतमतुद्दौला की जो टूम्ब है, ये फर्स्ट ऐसी टूम्ब थी जिसको अपना पूरा कंप्लीटली व्हाइट मार्बल में बनाया गया था। उसके अलावा जो बादशाह जहांगीर है ना, उनके जो आर्किटेक्चर हैं या उनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, वो मोस्टली आपको ना श्रीनगर और लाहौर वाले एरिया में मिलेंगे। ये जो जहांगीर है, इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी लाहौर में, और इनका खुद का जो म्यूजियम है वो भी लाहौर में ही है। उसके अलावा इन्होंने शालीमार बाग बनवाया था अपना कश्मीर में, और निशांत गार्डन था वो भी कश्मीर में बनवाया था। तो मतलब बादशाह जहांगीर के बारे में एक बात कही जाती है कि जब अपना गर्मियां स्टार्ट होती थी तो वो दिल्ली से अपना जो ज्यादातर टाइम था वो कश्मीर की साइड निकालते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बादशाह शाहजहां। उनको अपना मुगल आर्किटेक्चर का जो ये फेज है गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है। बादशाह शाहजहां का जो रूल था वो, तो उनमें इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है वो है ताजमहल। ताजमहल को इन्होंने अपना जो इनकी वाइफ थी मुमताज महल, तो उसकी याद में इन्होंने बनवाया था। और इसी जो अपना ताजमहल के ही उसमें अपना मुमताज महल और शाहजहां की जो है दोनों को यहीं बरी किया गया था। ठीक है, ये फिर जो अपने वैसे हैं कि ताजमहल को बनाने में अपना 20,000 आर्टिसंस लगे थे, और इनके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और ये अपना है, इसमें भी सिमिट्री देखने को मिलती है, और जो कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो मुगल बिल्डिंग्स हैं शाहजहां के टाइम पे जो थी, जैसे मोती मस्जिद है, ये इन्होंने आगरा में बनवाई थी। और
क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मोती मस्जिद नाम आ जाता है ना, तो जहांगीर ने जो मोती मस्जिद बनवा रखी है वो अपना लाहौर में है, ठीक है। और जो अपनी मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवा रखी है वो है, देखो कहाँ, आगरा में। और एक और और ऐसे ही शालीमार गार्डन भी है। हाँ वो आ ही रहा, नेक्स्ट पॉइंट वही है। देखो शालीमार बाग जो उनका है जहांगीर का, वो है अपना श्रीनगर में। और जो अपना बादशाह शाहजहां है, उनका जो शालीमार बाग है वो लाहौर में है। तो बस आपको इतना केयरफुल रहना है कि आपको वर्ड पे नहीं भागना, वर्ड के साथ अगर कुछ ऐसा पूछ रखा है तो केयरफुली पढ़ना है कि भाई शालीमार बाग लाहौर का है या श्रीनगर का है। हाँ एक ऐसे ही जना मोती मस्जिद का जो एसोसिएशन होगा वो होगा अपना औरंगजेब के साथ भी। और जो अपना रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो मोती मस्जिद है उसका क्रेडिट अपना इनको जाता है, औरंगजेब को। तो फिर इसके अलावा जो शाहजहां के टाइम पे जो सिटी थी दिल्ली के अंदर जो अपना वो थी शाहजहाबाद, उन्होंने एक सिटी बनवाई थी, ठीक है। जो फोर्ट बिल्डिंग थी वो भी पीक पे थी अपना शाहजहां के टाइम पे। और जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, और इसके अंदर जो दो अपना इसका जो रंग महल है, और जो अपने इनका दीवाने आम दीवाने खास जो हैं, वो सब शाहजहां के टाइम से ही एसोसिएशन है उनका। और इसके टाइम पे जो पीकॉक थ्रोन था ना, जिसका हमने शाहजहां के टाइम पे पढ़ा था, उसके जो अपना जो आर्किटेक्ट थे, जो डिजाइनर थे, वो थे अपना बेबादल खान। ये हमने अपना उस दिन भी पढ़ा था, जब हम शाहजहां को पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। फिर हम देखते हैं अगले जो एम्परर हैं वो हैं बादशाह औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जो बादशाही मॉस्क है वो बनवाई थी लाहौर में, ठीक है। और उसके अलावा इसको बताते हैं कि बादशाही जो मॉस्क है ये अपना लार्जेस्ट मुगल मॉस्क है। और इंडिया में अगर देखते हैं तो हम फिर अपना जामा मस्जिद आती है, ठीक है। और जो ये बादशाही मॉस्क का जो प्लान था ये इंस्पायर था जो जामा मस्जिद दिल्ली में है उससे। और जो बादशाही मॉस्क थी वो इससे बड़ी है। फिर एक हम देखते हैं कि इनके साथ जो है एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था वो था बीबी का मकबरा। इसको ताजमहल की कॉपी बोलते हैं, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इन्होंने अपनी वाइफ की उसमें बनवाया था जिनका नाम था दिलारस बानो बेगम। औरंगाबाद में ये अपना बीबी का मकबरा लोकेटेड है। और इसके जो अपना जो डिजाइनर जो आर्किटेक्ट थे ना वो थे अताउल्ला। और जो अताउल्ला थे ये जो अपने अहमद लाहौरी थे उनके बेटे थे जिन्होंने ताजमहल को अपना डिजाइन किया था। तो अताउल्ला खान ने डिजाइन किया था अपना ये क्या बोलते हैं बीबी का मकबरा। तो ये थे मेन फीचर्स आर्किटेक्चर के जो हम ना मुगल टाइम पे हम देखते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और ये सब। अब हम देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैटर्न मुगल के टाइम पे डेवलप हुआ था उसका क्रेडिट दिया जाता है बादशाह अकबर को। अकबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप इमर्ज हुआ था, बाद में जो किंग्स थे उन्होंने ही जो एम्परर्स थे स्लाइड थोड़ा बहुत अपना मॉडिफिकेशन किया था और अपना जो था उसी को ब्रॉडली फॉलो किया था जो अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ था, ठीक है। तो पावर सेपरेशन का जो फिलोसफी है अकबर उसमें बिलीव करते थे। और जो उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था वो सिमिलर ही था, बस सिंपल फॉर्म में था। जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुगल एम्पायर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल फॉलो कर रहे थे सिमिलरली, जो सेम फॉर्म में अपना वो प्रोविंस लेवल पे भी फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो आईने अकबरी जो बुक है उससे हमें पता लगता है कि इनिशियल डेज में जो थे जब बादशाह अकबर का रूल स्टार्ट हुआ था तो मुगल एम्पायर में 12 सूबा होते थे। और उसके बाद जो 1605 तक जब इनका वो हुआ था
तो 15 सूबा हो गए थे। और जब औरंगजेब के टाइम पे था, मुगल एम्पायर में 20 सूबे होते थे। ठीक है। एक बार मैंने मतलब वो बताया था आपको, एक जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो शेरशाह सूरी के भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का था। दिल्ली सल्तनत का भी मैंने आपको बताया था, और क्या बोलते हैं, मुगल का ये बताया था। किसी को, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको तीनों याद हो? सर इसका तो सूबा, सरकार, परगना और ग्राम है। ठीक है। उसका इक्ता, अ, इक्ता, इक्ता सरकार सरकार, और हर परगना हर विलेज। परगना और ग्राम। हाँ, किसका ये तो बता दो, इसका कर दिया आपने। ये सिरसा सूरी का और एक मुगल का, सूबा, सरकार हाँ और परगना ठीक है, ग्राम। ठीक है। अब बताओ दिल्ली सल्तनत में क्या था? ग्राम, परगना, सिख, इक्ता सर। बिल्कुल ठीक, हाँ। तो यही थे, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता था। ठीक है। तो जो मुगल थे वो सेंट्रलाइज गवर्नेंस को प्रेफर करते थे, और अपना जो मिलिट्री गवर्नर थे उन पे ये बेस्ड होता था। ठीक है। इनके जो सूबा थे, जैसे हमने देखा, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम, ये अपना मुगल एम्पायर पे होते थे। जो सिपह सालार या सूबेदार होता था, वो सूबे को कंट्रोल करता था, और उसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो वो थे, टॉप जो ये होते थे, उन सबको कंट्रोल करता था सिपह सालार या सूबेदार। फिर जो फौजदार होता था, वो गवर्न करता था सरकार को, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को। और अपना एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती थी फौजदार की, और जो अमल या अमल गुजार होते थे, उनकी ड्यूटी होती थी टैक्स कलेक्शन की। फिर हम देखते हैं शिकदार। शिकदार होते थे अपना प्रोविंशियल लेवल पे, और जो अपना ये है अमीन कानून को, ये रेवेन्यू ऑफिसर होते थे अपना परगना लेवल पे। फिर मुकुद्दम है अपना, ये विलेज लेवल पे होता था, और जो विलेज लेवल पे जो अकाउंट की जो इसकी जो ड्यूटी होती थी, वो पटवारी की होती थी। आज भी यही रेवेन्यू ऑफिशियल है सर, पटवारी, कानूनगो। हाँ हाँ, यही है। तो अपना जो कॉमन जो भी जो तहसील में जब हम जाते हैं, तो इन्हीं से कुछ रेवेन्यू का काम होता है, तो वही बोलते हैं कि कभी कोई पटवारी के साइन करवाता है, कोई कानून गो से करवाते हैं। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि मुगल के टाइम पे जो था अपना मनसबदारी सिस्टम इमर्ज होके आया था, और जो मनसब वर्ड होता था, उससे जो मनसब जो होल्डर होता था, उसकी रैंक का पता लगता था कि भाई ये इसकी रैंक कितनी है, और उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से उन पे अपना जो जात सवार ये होते थे, वो असाइन होते थे। और मनसबदारी में अपना जो दोनों सिविल फंक्शनिंग के लिए भी होती थी और मिलिट्री फंक्शनिंग के लिए भी होती थी मनसबदारी। ठीक है। जो मीर बख्शी होता था, वो अपना मिलिट्री में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्ड यूज होता था, मीर बख्शी। ठीक है। तो मीर बख्शी अपना इंटेलिजेंस को गैदर करता था, रिकमेंडेशन देता था, और अपना अपॉइंटमेंट्स और जो प्रमोशन के जो मिलिट्री से रिलेटेड जो वर्क है, वो सब देखता था मीर बख्शी। फिर हम देखते हैं खाने सामान, ये अपना हाउस होल्ड के उसमें जो मैटर्स है, उसमें जैसे रिकॉर्ड कीपिंग का, स्टेट की कारखाना का, और स्टोर्स ऑर्डर, इन सब के जो डिटेल लगते थे, वो था अपना लॉजिस्टिक टाइप का जो काम है, वो अपना खाने सामान होता था। हम देखते हैं ना जहांगीर के टाइम पे जो नूरजहां होती है, उनके जो भाई होते हैं, वो उनको खाने सामान का जो ऑफिस है वो हैंड ओवर किया जाता है। फिर हम देखते हैं एक वर्ड यूज होता है मुतसिब, जो अपना हमने देखा था कि ये मुतसिब अपॉइंट किए थे बादशाह औरंगजेब ने, जो कि पब्लिक मोरल और जो पब्लिक अपना मोरालिटी का है, उसको गवर्न करते थे मुतसिब। तो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स थे मुहतसिब। फिर जो काजी होते थे, जिनको हम काजी उल कुजक बोलते हैं, ये जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म करते थे। और जो शरीयत लॉ थे ना, वो सिविल और क्रिमिनल केसेस में उनको अपना एडमिनिस्टर करते थे काजी। फिर हम देखते हैं कुछ ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे थे मुगल के टाइम पे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वजीर। वजीर अपना रेवेन्यू और फाइनेंस को देखता है। मीर बख्शी का हमने देखा था अभी, मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस और ये सब जो काम है, ये मीर बख्शी देखता है। फिर मीर सामान हमने देखा था कि अपना रॉयल कारखाना और ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो थी, उसके लिए देखते थे मीर समन। दीवान जो होते थे, दीवान इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करते थे। जो मीर मानसी होता था, वो कोरस्पोंडेंस का काम देखते थे। और सदर उस सदर ये होते थे जो अपना रिलीजियस डोनेशन और जो कंट्रीब्यूशंस को जो ऐड करते थे।
काजी उल कुदरत है, ये अपना हमने देखा अपना जस्टिस का काम करते थे। मुतसिब है, ये अपना पब्लिक अपना जो मोरालिटी का वो है। मुशरिफ है, अपना अकाउंटेंट है। मीरे अर्ज है, ये अपना जो पेटिशन जो फाइल होती थी जस्टिस के लिए, वो मीरे अर्ज होते थे। और अपना वाकिया नवीस है, ये रिपोर्टर होते थे। और मुस्तफी है जो, वो ऑडिटर होता था। उसके अलावा दीवान ए बायूतात है, ये अपना जो रोड मेंटेनेंस के लिए जो फंक्शन होते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग की मेंटेनेंस और कारखानों का जो मेंटेनेंस है उसका काम देखते थे, दीवाने बायूतत। फिर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखते हैं, सिपह सालार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो एम्परर है उसको रिप्रेजेंट करता था, और उसकी सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी दोनों होती थी सिपह सालार की। ये अपना सरकार के लेवल पे काम करते थे, ठीक है। फिर आता है बख्शी। बख्शी है अपना प्रोविंशियल लेवल पे देख रहा है अपना ये मिलिट्री और आर्मी के काम। देखो सेम ही है ना, इधर उधर मीर बख्शी है, इधर बख्शी है, उधर सदस्य उसदूर है, और इधर क्या है, सदर। ये अपना जुडिशियल अफेयर देख रहा है। फिर देखते हैं कि जो और सरकार लेवल पे जो अपने ऑफिशियल फौजदार है, वो लॉ एंड ऑर्डर की काम देख रहा है। अपना अमल गुजार है, वो अपना असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। और जो कोतवाल है, वो सिटी पुलिस का अपना जो ये है चीफ होता है, उसको कोतवाल बोलते हैं। फिर हम देखते हैं परगना लेवल पे जो है शिकदार, और जो ये अपना अमीन है, ये अपना जो शिकदार हैं ये पुलिस का फंक्शन देख रहे हैं, और जो अमीन है ये अपना रेवेन्यू का फंक्शन देख रहे हैं। उसके अलावा जो विलेज लेवल पे है मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार। तो मुकद्दम अपना हेड ऑफ विलेज है, पटवारी अपना अकाउंटेंट की ड्यूटी कर रहा है विलेज लेवल पे, और जो चौकीदार है वो है अपना विलेज वॉचमैन। तो देखो अभी भी कई सारे वर्ड हैं जो कंटिन्यूएंस में ही है, जैसे चौकीदार हो गया, कोतवाली हो गया, कोतवाली जो पुलिस स्टेशन चौकी होती है वो अपना उस तरीके से। फिर हम देखते हैं कि मुगल के टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो 3 मेथड यूज होते थे, अपना कनकुट, जब्ती और राय, ठीक है। तो जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने जो शेरशाह सूरी ने जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया था राय, उसको फॉलो किया था। और अपना इसमें क्या होता था कि जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं उनको मेजर करते थे, ठीक है। और फिर क्या है, एक सेंट्रल शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता था, जिससे अपना जो पेजेंट्स होते थे उनको प्रोडक्टिविटी और क्रॉप के बेसिस पे अपना जो अपना टैक्स है वो देना पड़ता था, जो जनरली 1/3 होता था, ठीक है। और ये जो 1/3 जो फिक्स करते थे, वो जो स्कीम थी उसका ना, उसको ये बोलते थे दस्तूर अमल, और इसको कैश में पे करते थे फिर, ठीक है। तो जो पीजेंट का जो टैक्स होता था वो अपना एनुअल जो अपना कलेक्टिंग जो प्राइस है और जो सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू उस पर बेस्ड होता था। और इसके देखने के लिए वो देखते थे कि भाई पिछले सालों में कितना क्या मतलब प्रोडक्टिविटी रही है, उसके बेसिस पे जो ये सिस्टम था ये था राय सिस्टम। फिर हम देखते हैं जब्ती बंदोबस्त, जब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है। ये लैंड रेवेन्यू की स्कीम थी और इसको इम्प्लीमेंट किया था और रिफाइन किया था इसको अपना राजा टोडरमल ने। टोडरमल का जो हमने पढ़ा था कि जो टोडरमल थे अपना, वो शेरशाह सूरी के एम्पायर में भी इन्होंने लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम किया था, तो उसी को रिफाइन फॉर्म में इन्होंने अपना एग्जीक्यूट करवाया बादशाह अकबर के टाइम पे, ठीक है। तो जो 10 साल सिस्टम था जिसमें अपना 10 साल की एवरेज लेते थे, ये इंप्लीमेंट किया 1580 में, जिसको अपना 10 साल बंदोबस्त या जब्ती भी बोला जाता है। तो 10 ईयर की एवरेज यील्ड लेते थे और उसके बेसिस पे फिर अपना जो क्रॉप रेट्स है वो फिक्स करते थे, ठीक है। तो इसके टाइम पे अपना क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट स्टार्ट किया इन्होंने बंदोबस्त सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और जो लैंड थी उसकी कैटेगरी बनाई गई अलग अलग। तो जो पोलाज लैंड जो बोलते थे ना, पोलाज लैंड वो होती थी जिसको हर साल कल्टीवेट किया जाता था। पड़ोती जो लैंड होती थी, ये वो वाली लैंड होती थी जो 2 साल में कल्टीवेट होती थी। चचार लैंड है जो 3 से 4 साल में एक बार कल्टीवेट होती थी। और जो बंजर लैंड है वो थी अपना जो रेयरली कभी कल्टीवेशन में आती थी। तो ये 5 years चार, or more, sir, बंजर
क्या? 5 years और मोर बंजर। हाँ, मोस्टली तो मतलब बंजर वर्ड से ही लगता है जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कमी होती है, तो इसको कम करते थे, 5 साल से ज्यादा लगा लो, जैसे वो भी है, तो 5 ईयर और मोर। तो ये है अपना बंजर लैंड। ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी लैंड की, ठीक है। एक रिजर्व लैंड भी होती थी सर, महले पे बाकी करके। कुलदीप, इसका मेरे को अपना आइडिया है नहीं, तो मैं आपकी बात को मानता हूँ, मतलब पर मैंने इसको पढ़ा नहीं है। आप एक बार उसको लिख के सर को मैसेज कर देना ताकि हम उसको एक बार देख लें। ओके सर। हाँ, तो उसके बाद जो शाहजहां हैं, उनके टाइम पे जो अपना कनकुट सिस्टम, जिसको एस्टिमेट के लिए बोलते हैं, जो रई सिस्टम है अपना, वो यील्ड पर यूनिट एरिया देखते हैं। और जो अपना जब्ती है, जब्ती में क्या होता है कि क्रॉप की यील्ड देखते हैं हम अपना 10 साल की एवरेज के बेसिस पे। तो जो कनकुट सिस्टम होता है ना, उसमें अपना रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं कि फील्ड में जाते हैं, उसको अपना देखते हैं कि ये भाई क्रॉप कैसी है, और उसको अपना बिना कटे ही अपना जो ये है डिवाइड कर दिया जाता है कि 1/3 इसमें से जो शेयर होगा वो ऐसे टेरिटरी इसको अपना जाएगा, रॉयल हाउस होल्ड को जाएगा, मतलब जो एम्पायर है उसको जाएगा, और बाकी जो पीजेंट्स का है उसका होता था। कुछ इस तरीके का सिस्टम होता था कनकुट, ठीक है। उसके लिए जो अपना क्रॉप की इंस्पेक्शन की जाती थी, और जो पास्ट में जो पेमेंट हुई है वो देखी जाती थी, विलेज कितना देता था। तो इसी में जब अपना 2 फॉर्म देखते हैं, बटाई या गल्ला बख्शी, ठीक है। तो जो बटाई सिस्टम में था, वो उसमें क्या होता था, पीजेंट और स्टेट के बीच में फिक्स प्रोपोर्शन में बांट लिया जाता था क्रॉप रेवेन्यू को, ठीक है। तो जो ये कर्ण सिस्टम होता था, ये क्या होता था कि जो ग्रेन होते हैं जिसको कर्ण बोलते हैं, और जो एस्टिमेशन होता है उसको कुट बोलते हैं, उसके बेसिस पे ये होता था। और एक्चुअल इंस्पेक्शन करते थे इसमें कनकुट सिस्टम में, फील्ड पे जाके ऑन द स्पॉट, ठीक है। और 1/3 जो था वो स्टेट को फिक्स कर देते थे। तो ये अपने अलग अलग सिस्टम थे अपना, जो लैंड रेवेन्यू में और जो उसमें चल रहे थे। उसके अलावा जो हम देखते हैं लैंड मेजरमेंट के लिए पहले तनाब सिस्टम यूज होता था, पैमाइश अपना, उसके लिए एक तनाब होती थी, एक रोप होती थी जिसको तनाब बोलते थे, वो यूज होती थी। और जो ये तनाब होती थी ना, ये ऐसे कोई एक ऑब्जेक्टिव जो नंबर है वो नहीं देती थी, इसमें लेंथ वेरिएशन हो जाता था। तो इसको अपना फिक्स करने के लिए, तनाब सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक जो नया सिस्टम डेवलप करवाया था बादशाह अकबर ने, जिसमें अपना तनाब की बजाय इन्होंने जो बेम्बू के पीसेस थे और उनको आयरनिंग से जोड़ दिया था। तो वो जो सिस्टम था उसके चलते अपना जो था लैंड का एक ऑब्जेक्टिव जो असेसमेंट थी, वो बादशाह अकबर के टाइम पे हुई थी। और जो ये अपना सब्जेक्टिविटी था ना तनाब सिस्टम में, इसके चलते जो ये अपने ऑफिशियल होते थे उस लेवल पे, वो अपना चीटिंग कर लेते थे, या फिर अपना मेजरमेंट है उसमें फ्लोज कर लेते थे तनाब के चलते। उसके अलावा जागीरदारी सिस्टम होता था, जिसमें अपना सैलरी की बजाय एक जागीर अलोकेट कर देते थे अपना जागीरदार को। और जो लैंड अपना जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए डोनेट की जाती थी या गिफ्ट की जाती थी, उस लैंड को बोलते थे इनाम लैंड या मदद ए मास लैंड, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ जो टेरिटोरियल एंटिटीज उस टाइम पे यूज हुई हैं, जैसे खलीसा है, खलीसा में पता है कि सल्तनत के टाइम पे भी अपना एक रॉयल लैंड को ही खलीसा लैंड बोलते थे। जागीर लैंड वो होती थी जो अपना जागीरदार को उनकी सर्विस के लिए दी जाती थी। इनाम लैंड वो होती थी जो गिफ्ट की जाती थी और या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए अपना वो होता था, ठीक है। अब एक सिस्टम है कारोरी सिस्टम। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता था कारोरी सिस्टम। और ये जो कारोरी सिस्टम है ना, इसको भी इंट्रोड्यूस किया था अपना राजा टोडरमल ने। और अपना बादशाह अकबर के टाइम पे इसको परसू किया गया था। और जो कारोरी सिस्टम था ना, उसका जो मेन पर्पस था, जो जमा और जो हासिल था ना, उनके बीच में जो गैप था उसको एड्रेस करना था। तो जमा होती थी असेसमेंट, और हासिल होता था कि जो हमने उस लैंड से पहले जो असेसमेंट की है लैंड से कितना रेवेन्यू आएगा, और जो एक्चुअल में जो आया है उसको बोलते थे हासिल। तो उनके बीच का जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए था कारोरी सिस्टम। कि जैसे मान लो कि आपने असेसमेंट में कर लिया कि यहाँ से मेरे को 45 मिलेंगे, और जबकि हासिल में जब हम आते हैं तो हमें उसका मान लो कि 38 मिला है, 35 मिला है,
तो जो ये गैप था इसको ब्रिज करने के लिए अपना था कारोरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो जागीर होती थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था खलीसा में। ठीक है, और ये खलीसा के लिए जो अपना इंफॉर्मेशन है ये देते थे कारोरी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे। वो बताते थे कि भाई इस जागीर में इतनी खलीसा है, मतलब इतनी जो लैंड है वो अपना है, उसमें जो क्रॉप असेसमेंट है, लोकल जो अपना लैंड मेजरमेंट के लिए जो ये कारोरीज थे ये अपॉइंट किए गए थे, और ये बताते थे खलीसा खलीसा के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो अपना ये सिस्टम जो यूज करते थे कारोरी ऑफिशियल, ये बैम्बू रोड को यूज करते थे, उसको ये बोलते थे तनब। और जरीब होती थी लैंड मेजरमेंट के लिए, तनब और जरीब ये थे लैंड को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, और फिर जो लैंड था उसको ये डिवाइड कर देते थे दस्तूर में, और दस्तूर में भी डिवाइड किसके बेसिस पे करते थे, प्रोडक्टिविटी और प्राइसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो और जो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो ये फैक्ट्स मिलते थे, इनको ऑथेंटिकेट करके आगे बढ़ाते थे कारोरी ऑफिशियल्स। ठीक है, और फिर जो शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था, जो असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपना कारोरी से लेके अमीन को दे दी गई थी, और जो कारोरीज की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रह गई थी। तो इस सिस्टम में सबसे बड़ा जो फ्लो क्या था कि जो कारोरीज थे उनमें जो लालच था, उसके चलते कारोरी सिस्टम में क्या एक्सप्लोटिव सिस्टम होता था, और उसके चलते जो एम्पायर ने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रखे थे वो नहीं मिले थे। फिर अगला जो हम देखते हैं वो है अपना मनसबदारी सिस्टम, जो बादशाह अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। 1571 में जो मनसबदारी है वो स्टार्ट हुई थी। तो मनसब का जो हमने लिटिल मीनिंग होता है, एक रैंक होता है कि जो जितना मनसब जिसने होल्ड कर रखा वो उसके रैंक को डिफाइन करता था, और जो मनसब की पोजीशन थी वो इनहेरिटेड नहीं होती थी। ठीक है, सिविल और मिलिट्री दोनों फंक्शन होते थे मनसबदारी में। और उसके अलावा जब हम देखते हैं तो स्टेटस का जो मेजरमेंट होता था कि भाई किसका कितना स्टेटस है, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मनसबदारी में जो उसका स्टेटस है वो। उसी के बेसिस पर उनकी सैलरी फिक्स होती थी, और जो ऑफिस होते थे रॉयल कोर्ट में कि कौन सा फंक्शन करेगा, वो मनसबदार को उसकी रैंक के बेसिस पे दिया जाता था। तो जो मोस्टली जो मनसब दिए जाते थे वो नोबिलिटी होती थी उनको दिए जाते थे, ब्यूरोक्रेसी में जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है, मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स है उनको दिए जाते थे। और इनमें दो लेवल होते थे मनसबदारी में भी, एक जात होता था जो कि अपना उनकी पर्सनल रैंक होती थी, और उस रैंक जात के बेसिस पे उनको सैलरी मिलती थी। और एक होता था सवार। सवार में होता था कि जो घुड़सवार होते हैं वो कितने उनको मेंटेन करने हैं। ठीक है, और जो एक सवार जो होता था उसको कम से कम 2 घोड़े अपना ये थे, ये मेंटेन करने होते थे। ठीक है, दो बादशाह जहांगीर होते हैं वो इसको अपना मॉडिफाई करते हैं, और वो इसमें लगा देते हैं जो सिस्टम जो इनके टाइम पे आता है, दुअस्पा और सीअस्पा। ये मनसबदारी में ही मॉडिफिकेशन है, दुअस्पा और सीअस्पा। और इनमें जो है कि जो सवार थे विदाउट जो जात थी उसको बढ़ाए बगैर जो बादशाह था वो सवार की जो नंबर है वो बढ़ा सकता था। तो ये था अपना दुअस्पा और सीअस्पा। तो उससे क्या चलता, उससे क्या फायदा होगा कि जो रैंक है उनकी, जो रैंक और पे है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन उसी रैंक और उसी पे वो जो मनसबदार होगा वो नंबर ऑफ सवार जो होंगे उनके होंगे, घुड़सवार कैवलरी मैन वो बढ़ जाएंगे। और उनकी भी जो ड्यूटी में क्या आता है कि एक कैवलरी मैन को जैसे मान लो उस टाइम पे 2 अपना हॉर्सेज की ड्यूटी दे रखी है, अब उसी को बढ़ा दिया कि एक जो घुड़सवार है वो 4 या 3 हॉर्स लेके आएगा, तो इससे इनकी आर्मी स्ट्रांग होगी, और जबकि जो रेवेन्यू है वो बच गया। तो ये सिस्टम था अपना दुअस्पा और सीअस्पा का। उसके अलावा जो 3 टाइप होते थे मनसबदार के, वो होते थे अपना मनसबदार, आमिर और आमिर उम्दा। तो जो ये आमिर उम्दा जो होता था ना, ये अपना सबसे टॉप लेवल के मनसबदार होते थे वो। और जो
इनको जो अपना जो क्लासिफिकेशन दी गई है, जैसे कुछ नकदी होते थे और कुछ अपना होते थे जागीरदार। जो नकदी मनसबदार होते थे ना, उनको जागीर नहीं दी जाती थी, उनको सैलरी दी जाती थी। और जो अपना जागीर जिनको दी जाती थी, उनमें उनको लैंड के थ्रू पे कर दिया जाता था कि आप इस लैंड को मैनेज करो, यहाँ से रेवेन्यू को वो करो। तो ये दो तरीके से उनको पे किया जाता था, नकदी या जागीर। ठीक है। और जो लैंड अलोकेशन होता था, वो सैलरी के इक्विवेलेंट जितनी मिलनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग से जो जागीर थी वो दे दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो उमरा होता है ना, उमरा है हाईएस्ट रैंकिंग के जो नोबलमैन है, उनको बोलते हैं। और जो रॉयल जो अपना प्रिंस होते थे या जो नोबिलिटी होती थी, उसमें 5,000 का मनसब दिया जाता था एक उमरा को। तो जिसका उमरा था उसके मतलब जो रैंक है मनसबदारी में, जो उसका स्टेटस है, 5,000 के इक्विवेलेंट है। और जो लोवेस्ट जो है वो अपना मनसब ऑफ 10 है, जिसमें अपना उसको ये है 10 सवार मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसकी अपना ये अपना मनसबदारी में अपना 10 मनसब है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो शाहजहां के टाइम पे जो 4 साउथ में जो प्रोविंस है, जिनमें अपना खानदेश, अपना बेरार, तेलंगाना और नांदेड़। ठीक है। उस टाइम जो अपना शाहजहां के टाइम पे जो ना सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो था जमादामी और महाना जागीर। तो जो अपना महाना जागीर है वो मंथली स्केल पे एग्जीक्यूट की जाती थी, और इसको ऐड किया था अपना शाहजहां ने। उसके चलते क्या हुआ कि जब ये अपना शाहजहां का रूल स्टार्ट हुआ था, तो अपना जागीरदारी क्राइसिस आया था और अपना एग्रेरियन क्राइसिस आ गया था, कि वो स्टेट को जो अपना जागीर एलोकेट करने के लिए कम लैंड बची थी, जिसको हम अपना जागीरदारी क्राइसिस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना मुगल के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। और जो मेन जो ऑक्यूपेशन होता था उस टाइम पे वो था एग्रीकल्चर। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट थी वो अपना कम्युनिटी थी, विलेज कम्युनिटी। ठीक है। मिडिल क्लास उस टाइम पे होती थी, वो जो छोटे छोटे जो मनसबदार होते थे, जिनके अपना मनसब जैसे मान लो 10 था, किसी का 15, किसी का ऐसे कुछ था। तो जो इस लेवल के जो मनसबदार थे, वो उस टाइम की मिडिल अपना जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते थे। उसके अलावा मिडिल क्लास में अपने शॉपकीपर, अपने जो हकीम्स हो गए, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट जो अपने ये हो गए, ये उस टाइम के मिडिल क्लास में आते थे। ठीक है। और उसके अलावा जो सैलरीड क्लास थी, उनको जब अपना कुछ लैंड वगैरह जब गिफ्ट में मिलती थी, तो वो लैंड होती थी मदद ए मास। और अपना जो ये लोकल रूलर जमींदार हैं उनको मिलती थी इस तरीके की लैंड। फिर इसके अलावा जो सोसाइटी में हमें जो 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, रिच, मिडिल और पुअर। और जो अपना इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो शार्पली विजिबल थे, कि भाई ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो जमींदार थे वो डोमिनेटिंग क्लास थी, और अपना कास्ट सिस्टम था अपना, वो भी अपना डोमिनेंट था मुगल रूल के टाइम पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोएस्ट जो कास्ट थी, उनके ऊपर यार उनको जो है अपना बड़ा उनको सप्रेस किया जाता था, रिप्रेस किया जाता था। ठीक है। और इसी टाइम पे जो अपना भक्ति मूवमेंट और जब ये सब रिवाइव हो रहे हैं, उसके एफर्ट्स के बावजूद भी जो कास्टिज्म में जो एलिमेंट्स थे वो प्रिवेल कर रहे थे। ठीक है। जो हिंदू वुमेन होती थी उस सोसाइटी में, उनको इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता था, या अगर होता भी था तो लिमिटेड होता था। ठीक है। विडो रीमैरिज है वो अलाउड नहीं थी अपर कास्ट वुमेन में। और जो सती की प्रैक्टिस थी उसको मुगल के जो रूल में है उसको डिस्करेज किया गया था। और अपना जो कि मतलब उस टाइम के जो हायर कास्ट जो अपना वुमन होती थी, वो जो अपना जो बोलते हैं सती, इसको प्रैक्टिस करती थी। तो इसका अपना जो है डिस्करेज हुआ है मुगल एम्पायर के टाइम पे। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो अपना जो मुस्लिम ब्राइड्स होती हैं, उनको अपना शादी के टाइम पे मेहर की एक वो होती है सेरेमनी। तो उसमें मेहर में क्या होता है कि कुछ मनी होती है जो मैंडेटरी जो अपना है वो ब्राइड को मिलती है ग्रूम की तरफ से, उसका नाम बोला गया मेहर। ठीक है। और जो मुस्लिम वुमेन होती थी, उनको इनहेरिटेंस का राइट था, प्रॉपर्टी में वो इनहेरिटेंट अपना जो थे वो कर सकती थी। और उसके अलावा हम जो सोसाइटी में जो मुगल्स के टाइम पे देखते हैं, तो जो पहले जिन्होंने मैट्रिमोनियल लाइंसेस राजपूत के साथ एस्टेब्लिश किए थे, वो थे अपने
अकबर बादशाह थे जिन्होंने कचवाहा राजपूत थे अपना रूलर ऑफ अम्बेर, उनसे शादी की थी, जो थे राजा भारमल उनके जो थे, और उनके जो ग्रैंडसन थे अपना मान सिंह, वो इनके एक नवरत्न में भी आते थे, और राजा भारमल थे वो भी अकबर के नवरत्न में आते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टली जो मुगल सोसाइटी थी उसमें प्रिडोमिनेंटली जो थे वो नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है। और इसलिए जो बादशाह अकबर है कि डिस्पाइट बीइंग वो मुस्लिम रूलर, वो क्या थे कि लिबरल रूलर थे। नोबिलिटी में हम देखते हैं तो अपना जो नोबिलिटी थी वहां तुरानीज होते थे, ईरानियन होते थे ना, जो तुरानीज होते थे वो सेंट्रल एशिया से जो नोबिलिटी बिलोंग करती थी वो थे, फिर ईरानी थे, अफगान के थे, और इंडियन मुस्लिम थे। तो डाइवर्स नोबिलिटी थी। और उसके अलावा जो अपना मराठास और जो राजपूत हैं वो भी मुगल की नोबिलिटी में इंक्लूडेड होते थे। तो ये था अपना सोसाइटल जो उस टाइम पे जो प्रोग्रेस हुई थी मुगल एम्पायर में। और इसके यही है कि इसके बाद अपना जो मुगल है वो खत्म हो जाता है, और फिर अब जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो मॉडर्न की तरफ स्विच करते हैं। तो आज की जो क्लास है ना उसमें यही था, मुगल का जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक बचा हुआ था यही कंप्लीट करना था मैं आज।